अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। तहरीक इंसाफ अपनी पसंद का मनपसंद एहसास चाहते हैं। अब उनको जो परेशानी है, जो कंफ्यूजन है, ये नहीं है कि अपोजिशन के लोग जेल में जा रहे हैं। उनको कंफ्यूजन है कि हमारे लोग अपने करीबी, जिन्होंने पैसा लगाया, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की पार्टी के अंदर, उन लोगों को खतरा है। अलीम खान की गिरफ्तारी, उसके बाद परवेज खटक साहब और उसके साथ ही केपीके के स्पीकर मुश्ताक गनी साहब के ऊपर भी एक इंक्वायरी बैठी है। अब उनको खतरा है। दूसरी बात, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। यह भी खुशी नहीं है कि इनके ऊपर केसेस नहीं बन रहे और अपोजिशन स्ट्रांग से स्ट्रांग बनती जा रही है। उनको कमजोर अपोजिशन चाहिए, जो डिवाइड हो, जो एक साथ नहीं हो, जो इशू टेकअप नहीं करें, जो खुद तनकीद करते थे हमेशा कंटेनर पे चढ़ के, आज वो खुद घबरा रहे हैं तनकीद से। उनको खौफ है अपोजिशन से और खौफ है कि नेब अब तो हुकूमत के भी पीछे लगा है। और इसी के हवाले जरदारी साहब फरियाल टालपुर साहिबा के ऊपर जो तनकीद करते थे, मरियम नवाज के ऊपर जो खान साहब तनकीद करते थे, जब अब उसकी बहन के ऊपर तनकीद होती है तो उनको बुरा लगता है। यानी कि जो माजी में अपोजिशन की सियासत आपने की, यह तो अभी इन्होंने तनकीद शुरू की है। अगर एहतजाज शुरू किया तो फिर खान साहब का गुस्सा कहां होगा। जमानत पे जमानत, फरियाल टालपुर आसिफ जरदारी की क्या केस में जान नहीं, या अब कुछ टाइम लगेगा? अब और इंक्वायरीज होंगी और एक तासुर है, और तासुर यह है कि शहबाज शरीफ के साथ उनको रिलीफ दिया गया है, उनके साथ कुछ न कुछ एनआरओ हुआ है, नवाज शरीफ भी आजाद हो जाएंगे और सब कुछ वैसा ही होगा। अवाम के अंदर यह तासुर। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दाव दिया आशा वासी साहिबा, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। ये जो तासुर है कि पीपल्स पार्टी ने अपना सियासी कंधा दिया है नून लीग को, सियासी मजबूरी है या केसेस का डर है? देखिए, सियासी मजबूरी सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई सियासी मजबूरी हो। अपोजिशन अगर एक दूसरे का साथ दे रही है या एक दूसरे के साथ खड़ी हुई है तो ये अपोजिशन का राइट है। अगर अवामी हुकूक की आप बात करें या हुकूमती हुकूक की आप बात करें तो उसमें अपोजिशन का ये हक है, ये राइट है कि वो एक दूसरे को, अगर तो सही चल रहे हैं अपने अपने पैरामीटर्स में, तो ये राइट है। इसमें क्या बुराई है? आप मुझे बताइए कि अगर अपोजिशन एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है तो इसमें खान साहब को या खान साहब की हुकूमत को डरने की क्या ज़रूरत है? वो अपनी हुकूमत करें, अपनी हुकूमत चलाएं। इनको तो खुश होना चाहिए कि एक तगड़ी अपोजिशन इनके सामने है। क्या ये जो ताकतवर अपोजिशन है उससे डरते हैं, उससे भाग रहे हैं, या डिवाइड एंड रूल खेलना चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है कि आपने, नवाज शरीफ हमेशा आपके ऊपर खिलाफ रहा, केसेस बनाए, सब कुछ हुआ, अचानक ये जो मिलना होता है ना या साथ होता है ना, इसके ऊपर शक व शुबहात होते हैं कि अपने आप को बचा रहे हो आप लोग। और दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, रिहाई हुई है शहबाज शरीफ को जमानत के ऊपर। क्या ये कोई ढील है अपोजिशन और वही जो इदारों पे कहते थे इदारे आजाद हैं, वो तनकीद कर रहे हैं? आज देखिए, पहले इनका कहना ये था कि जी इदारे खुद मुख्तार हैं, आज़ाद हैं, नैब, एफआईए, हर इदारा मजबूत है और खुद मुख्तारी से काम कर रहा है। जब शहबाज शरीफ की अभी बेल हुई और उनको जमानत हुई और वो रिहा हुए, तो अब ये इन्हीं के ही ओहदेदारान इस बात के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं कि जी नैब और एफआईए जो है इदारे मजबूत नहीं हैं, और हम यहाँ पे तो जो है मुर्गी की और मुर्गी चोर की जो मिसालें दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब, कि मुर्गी चोर तो सालों जो है ना पड़ा रहता है और इनका 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर इनकी जमानत हो गई। तो अभी तक तो इदारे खुद मुख्तार थे, अब रिहाई के ऊपर इन्होंने क्यों शोर मचाना शुरू कर दिया? क्या अभी आपको लग रहा है, क्लियर लग रहा है कि सबका एहसाब होने जा रहा है? अलीम खान भी गिरफ्तार हुए। देखिए, अलीम खान भी गिरफ्तार हुए हैं, मगर अब मुझे एक बात बताइए, पहले जो ये आवाजें लगाते थे चोर डाकू के ऐवान के अंदर कंटेनर के ऊपर खान साहब की टीम, अब अलीम खान कौन है?
क्या अलीम खान भी चोर डाकू है? क्योंकि इनका भी तो जो है ना हुकूमती नुमाइंदा एक पकड़ा गया है ना। अभी इनका परवेज खटक जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी जो है पकड़े गए हैं। उनके पकड़े गए सेंस में कि उनके ऊपर भी अभी एक नैब की इंक्वायरी खुली है। तो आप मुझे बताइए कि क्या वो सब भी चोर डाकू हैं? जो कि हैं, कबूले नहीं, माने नहीं, दूसरों के लिए वो उनको चोर डाकू कह देते हैं और अपने उसके लिए वो कहते हैं कि जी हम तो, हमारे पास तो फरिश्ते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यह है कि पीपल्स पार्टी, क्या पीपीपी, नून लीग को सियासी तौर जो हमेशा कमजोर करने जा रही थी, इस टाइम क्या इसका फायदा, जिस तरह उनको रिहाई मिली है उनको भी मिलेगी? उनको भी कुछ रिलीफ कोर्ट से, अदालतों से एतमाद बढ़ा है, एतमाद बढ़ा है इदारों के ऊपर, क्योंकि शहबाज शरीफ को एक रिहाई यानी कि जमानत पे हुई है। एतमाद की जहां तक बात रही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि इदारों के ऊपर उनको पूरा भरोसा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं, सरबराहान हैं, उन्होंने कभी भी जो है ना इदारों के ऊपर तनकीद नहीं करी, हमेशा उनका एतमाद किया। गजाला सैफी साहिबा टेलीफोन लाइन पे हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ का उनसे ताल्लुक है और बिजनेस कम्युनिटी पॉपुलर हैं, वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? लाइन ड्रॉप हुई है, लाइन के बाद आते हैं। जमहूरियत पे अवाम का एतमाद दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। वही चेहरे परवेज मुशर्रफ के दौर में, नून लीग के दौर में, आपके तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं किया जमहूरियत ने सिस्टम को कि वाकई अवाम का एतमाद। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से वाजे करते चलूँ कि अभी तक जो खान साहब, हम ये समझ रहे थे कि खान साहब जो पिछले 22 साल की एक उनकी जद्दोजहद थी, उस जद्दोजहद में तो जाने क्या इन्होंने अपनी प्लानिंग की होगी, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया होगा, क्या इनके डोमेन्स होंगे जिनके ऊपर ये काम करेंगे, या इन्होंने अपनी गिरफ्त को हुकूमत के ऊपर किस तरीके से मजबूत करेंगे, या वो मसाइल जो अवाम के मसाइल हैं अभी तक पिछले 6 महीनों के अंदर आप बता दीजिए। अवाम तो शायद अब इस बारे में मेरे ख्याल से दूसरी राय लेने पे मजबूर हो चुकी है कि जो चंद एक छोटे मोटे हल्के से ये जीत कर भी आए थे तो वो भी जो है ना अब सवालिया निशान बन गया है। मैं टेलीफोन लाइन पे गजाला सैफी साहिबा, मेंबर नेशनल असेंबली, तहरीक इंसाफ हैं, वोकल हैं, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर उनका बड़ा रोल है, हमेशा खुल के बात करती हैं। गजाला साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। किस तरह देख रही हैं? 2-3 चीजें इस मुल्क के अंदर डिस्कस हो रही हैं। एक तो सबसे ज्यादा शहबाज शरीफ साहब को जो अदालती रिलीफ मिला है, इसके ऊपर गवर्नमेंट नाखुश है और गवर्नमेंट के अंदर और करीबी हल्के इसके ऊपर नाखुश है। और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि नेब ने आगे जाना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए जो जमानत पे रिहाई हुई है, क्या कहेंगी मैडम? मुझे असल में आपकी आधी आवाज ब्रेक होके आई है, पूरा सवाल समझ नहीं आया है। पर अगर आपने शहबाज शरीफ के हवाले से बात की, शहबाज शरीफ के रिहाई के हवाले से। जी, शहबाज शरीफ को जो जमानत हुई है तो उससे क्या हवाले से क्या सवाल है? मैंने कहा जमानत हुई है, उसके ऊपर आपके वुज़रा जो है ना नाखुश हैं। देखिए, ये एक कानूनी अमल है। सही। और इस पे जो भी फैसला है कानून का उसे हम कबूल करते हैं। और जाहिर बात है कि उन पे इल्जामात बड़े करप्शन के थे और हैं, इसलिए जरा सी अनइवनेस तो होती है, मगर जो भी कानूनी फैसला है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और कानून की बालादस्ती को हमेशा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हर एक। और दूसरी बात, आपके वजीर फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा था इस मुल्क के अंदर ऐसा कानून है कि एक मुर्गी चोर जो है वो जेल में होता है, जो 1500 अरब रुपए जो इतनी बड़ी चोरी हो उसको जमानत मिल जाती है। देखिए, कवानीन जो हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सीरियस लेना पड़ेगा। हुकूमती हलकों को भी, पार्लियामेंटेरियंस को भी और जो ऑपोजिशन के अरकान हैं उनको भी बैठ के कानून साजी में सही तरह से काम करना चाहिए ताकि आगे के दौर में
ऐसी चीजें जो हैं जो कि बेहंगम है, कुछ चीजें फैसले जो हैं वो गलत भी होते हैं, क्योंकि आपकी कानून साजी की जरूरत है, तो हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अपोजिशन ने एहसाब के अमल को पीपीपी ने वेलकम किया है, लेकिन सिलेक्टेड नहीं चाहते। वो कहते हैं जिस तरह अलीम खान गिरफ्तार हुए, क्या खान साहब इसको भी चोर डाकू समझते हैं? देखिए, ये मेरे ख्याल में मैं इस किस्म की गुफ्तगू करना पसंद नहीं करती, बिकॉज इसकी बात बहुत आगे बढ़ती है, कोई और कुछ कहता है तो मैं इससे एतराज करूंगी, इस किस्म की गुफ्तगू से। और जो कानून, जैसे मैंने पहले कहा कि कवानीन जिस तरह से और जिस तरह से अदालतों की जो बालादस्ती है, अगर हमने उसे कबूल करना है तो फिर नो कमेंट्स ऑन एनीथिंग, जो कि जुडिशियल सिस्टम हमारा जैसा भी है, जो भी है, उसे हमें कबूल करना पड़ेगा। उनके वर्डिक्ट को हमें इज्जत देनी पड़ेगी और बहुत अच्छे तरीके से उसको लेके हमने आगे चलना है, क्योंकि बहुत सारे वर्डिक्ट ऐसे भी हैं जो शायद हमारी पसंद के मुताबिक ना हो और कुछ किसी और की पसंद के मुताबिक ना हो, तो ये तो फिर ये बहस में पढ़ना बिल्कुल बेकार है। दूसरा, वली अहद साहब आ रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना मुआशी सियासी फायदा होगा पाकिस्तान को? लाइन ड्रॉप हो गई। ठीक है मैडम, आपकी तरफ आता हूं। उन्होंने कहा है सिस्टम को चलने दें, अदालतों को फैसले करने दें, चोर डाकू में इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन खान साहब और इनकी पार्टी खुद ये कहती थी। ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक का टाइम होगा। ब्रेक के बाद स्टूडियो में आशा वारसी साहबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम आपकी तरफ आता हूं। वली अहद साहब आ रहे हैं, वेलकम करती हैं, सब पॉलिटिकल, पूरा पाकिस्तान वेलकम करता है, आता है, इन्वेस्टमेंट होगी, सरमायाकारी होगी, सब कुछ होगा। वहां से सीपेक चल रहा है, वहां से ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है ग्वादर के अंदर। ये चीजें आप किस तरह देख रही हैं? देखिए, मेरे इसके ऊपर दो सवाल हैं। एक तो ये कि सबसे पहले तो मुल्की मफाद की बात की जाती है। अगर मुल्की मफाद की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वली अहद का आना बहुत बड़ी बात है इस मुल्क के लिए, और इस वक्त के दौर में जब पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड हो चुका है, इस वक्त के अंदर इस वक्त की हुकूमत का क्या जो है ना लाहे अमल होना चाहिए था कि तमाम जमातों को, तमाम पार्लिमानी अरकान को, मिनिस्टर्स को, MPs को, MNAs को बिठाया जाता है, वेलकम किया जाता है और एक ऑन बोर्ड लेके उनकी सलाह मशवरे पे। ज़रूरी नहीं कि इस वक्त हुकूमत जो बैठी हुई वही अक्ले कुल है। जो प्रीवियस 30 साल, जिन्होंने 40 साल लगाए हैं 70 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आखिर उनका भी कोई सियासी ढांचा था, एटलीस्ट उनसे मशावरत की जाती। यहाँ तो बुलाना भी किसी ने ज़रूरी नहीं समझा। और दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पर मेरा जो दूसरा सवाल है और जिस पे मेरा सख्त शदीद एक वो भी है, आप मुझे एक बात बताइए कि हम बात कर रहे थे कि जी हमने कर्जे नहीं लेने हैं और हमने भीख नहीं मांगनी, हमने कशकोल नहीं मांगना है। अभी जो वली अहद आ रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि हमारा क्या उनका बराबरी का तासुर और जोड़ नहीं हो सकता था कि हमारे पास अगर वो आते? एक ज़माना था जब किंग फैसल आए थे, आप मुझे बताइए, वो बराबरी के लेवल के ऊपर आए थे। आज हमारे पास कोई भी आ रहा है तो हम भिखारियों की तरह से खड़े हुए हैं कि जी वो इतनी हमारे पास ट्रांजैक्शन लेकर आ रहा है, इतना हमें एड देने लेकर आ रहा है, इतना हमारे साथ जो है ना डॉलर्स की मद के अंदर शक्ल में हमें ये इमदाद करने आ रहा है। तो हम तो पाकिस्तान को वैसे ही डिमोरलाइज कर चुके हैं, और स्पेशली खान साहब के जितने भी ओहदेदारान हैं, जितने भी जिम्मेदार अरकान हैं, वो हर जगह जरदारी साहब नून लीग के दौर में भी कर्जे ही लिए गए, मुल्क ऐसे ही चलाया गया, मुल्क चला। माशी पोजीशन तो ये ना, देखिए नहीं, सर्टेन ये तो लीडर पे डिपेंड करता है कि आप बराबरी के बुनियाद पे। यहाँ पर देखिए, हमें ये ख्वाब दिखाया गया था, हमसे मुराद मेरी आवाम है, कि आवाम को ये ख्वाब दिखाया गया था कि खान साहब आएंगे तो कोई कर्जा नहीं। ठीक है, मैं यही सवाल, नाहिद खान साहिबा, PP वर्कर्स दी सरबरा, पॉलिटिकल सेक्रेटरी, बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो साहब के साथ रही, बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने शो में मैडम। थैंक यू जी। जो खान साहब ने, यहां पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठी, वो करें जो खान साहब ने ख्वाब दिखाए थे अवाम को, वो ख्वाब आज कहीं भी नजर नहीं आ रहे। मुआशी सियासी सूरत हाल मैडम आपके सामने है।
देखिए मीर साहब, मैं समझती हूँ कि हम किसी नतीजे तक पहुंचने में बहुत जल्दी चले जाते हैं। खान साहब, मेरी पॉलिटिकल उनकी बहुत सारी बातों पे मेरे डिफरेंसेस हैं उनकी पार्टी के साथ, लेकिन मैं समझती हूँ कि खान साहब को भी आए हुए तकरीबन 5 महीने हुए, 6वां महीना है उनका। तो खान साहब को कम से कम जज करने के लिए या खान साहब की पॉलिसीज को जज करने के लिए आपको कम से कम 1 साल तो इंतजार करना चाहिए ना। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मैं आपको जो बता रही हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त मेक और ब्रेक की सिचुएशन में है। पाकिस्तान जाएगा तो बहुत यानी तरक्की उसके अंदर होगी, और पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही तो पाकिस्तान के खुदा न खास्ता अल्लाह न करे हमारा मुल्क इतने बुरे हालात में आ जाएंगे कि फिर हर कोई सफर करेगा। फिर कोई सियासी इंसान, इमरान खान या मैं या आप नहीं, हर इंसान सफर करेगा। तो पाकिस्तान के अंदर देखिए, अभी ये क्राउन प्रिंस भी आ रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारी यानी वेन्यूज खुले हैं, अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर हो रही है। ग्वादर आपकी सी पैक बन रहा है, ग्वादर पोर्ट पे वो भी कर रहे हैं, रिफाइनरी लगाने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ यही प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जब इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के अंदर आती है, आपके मुल्क के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट होती है या बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लोग खुशहाल होते हैं, इकोनॉमी आपकी बेहतर होती है। अभी देखिए ना, आपको मैं एग्जांपल देखती हूँ कि 69% पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट करता है, जो मुल्क की जरूरत है। अगर आपकी ऑयल रिफाइनरी लग जाती है ग्वादर के अंदर, तो आप क्रूड ऑयल मंगा के सस्ता, तो आप यहाँ पे सारा प्रोसेस करेंगे तो इतनी ये आपको उससे इतना ज्यादा फायदा होगा कि ऑयल की प्राइसेस आपकी नीचे आ जाएंगी। आपकी बहुत सारी चीजों के मसला वो आपके पावर प्लांट्स पे भी बात करना चाहते हैं जो आप प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें ठीक है, पॉलिटिकल हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनकी पार्टी से, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि एक नया आदमी है, एक नई पार्टी को आपने एक मौका दिया है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज पहले बार बार आती नहीं है। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिससे मेरा अपना ताल्लुक है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी, फिर एक मियां साहब की पार्टी, अब एक थर्ड पार्टी आई है। देखिए ना, हर वक्त एक्सप्लोर तो करना चाहिए ना, नए लोगों को टेस्ट में डालना चाहिए। अगर इमरान खान साहब डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग उनको वोट आउट करेंगे, लेकिन अगर इमरान खान साहब मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं तो क्या बुरी बात है। अगर उनको क्या मैडम आपको लग रहा है क्या आज की गवर्नमेंट जो है, जरदारी साहब की गवर्नमेंट, नून लीग की गवर्नमेंट, ये सारी रवायती गवर्नमेंट है आज की भी, जिस तरह पिछली थी? 6 महीने के अंदर इन्होंने इतना कर्जा लिया है कि पिछली किसने भी गवर्नमेंट ने इतने कम अरसे में इतना कर्जा नहीं लगा लिया। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल वो भी तो देखे ना, जिस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या सूरत हाल थी कि आपके स्टेट बैंक ने खुद कहा कि पाकिस्तान के इस वक्त फॉरेन रिजर्व ये इतने रह गए हैं कि आप सिर्फ 2 महीने चला सकते हैं। उसके बाद आपको सऊदी अरब ने पैसा दिया, आपको ठीक है, सऊदी अरब जिस तरीके डफर पेमेंट्स भी आपको ऑयल की मिली, आपको उसमें $3 बिलियन आपको उन्होंने इमदाद के तौर पर भी दिया, चाइना ने आपको दिया, आपको फिर यूएई ने दिया। देखिए, बात सिर्फ आप खान साहब 6 महीने में तो पैसा नहीं खा गए ना, या 6 महीने में तो सब कुछ नहीं हो गया। आपको डेफर पेमेंट जो आपकी फॉरेन रिजर्व आपके खत्म हो रहे थे, आपको वो पेमेंट्स देने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा लेना था ना। लेकिन मैडम, जो वजीर आजम असेंबली को जवाब दे नहीं है, वो अवाम को कैसे जवाब दे जो असेंबली में नहीं आते? और जो क्या मुझे एक चीज आप बताएं 6 महीने के अंदर जिसमें अवाम की भलाई हो, जिसमें जमहूरियत मजबूत हो, जिसमें सिस्टम अच्छा हो, सिर्फ उन्होंने शोर मचा के उसके पीछे उन्होंने छुपने की कोशिश की है। देखिए, मैं मीर साहब, आई एम सॉरी, आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये तो खान साहब की गलती है। खान साहब को असेंबली के अंदर आना चाहिए, खान साहब को असेंबली अटेंड करनी चाहिए। जितनी रेगुलर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब असेंबली के अंदर रोज जाना जाती थी, मैं समझती हूँ कोई प्राइम मिनिस्टर भी, मियां साहब भी इतनी दफा नहीं कभी असेंबली के अंदर गए जितना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब रेगुलरली जाती थी। दूसरी बात यह कि 6 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते। वो पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं, आप बहुत बोल देते हैं हम ये कर देंगे, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होता। आपका मुल्क इस वक्त
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके मुल्क के अंदर। मीर साहब, आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं? आपके मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी है। इस वक्त इंडिया आपको पूरा फुल अटैक में आपको कर रहा है। आप देखिए 2 दिन पहले वहां पे वो जो मकबूजा कश्मीर में जो फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने जिस तरह वहां पे अटैक हुआ है, वो सारा इल्जाम पाकिस्तान के अंदर डाल रहे हैं। पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट पे लगी हुई है। आपके यानी आप मुल्क के हालात को समझने की कोशिश करें। खान साहब के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है जो वो 2 दिन में ठीक कर देंगे सब। क्या टीम ऐसी है जो मुख्तलिफ टीम हो, जो परवेज मुशर्रफ की टीम हो, जो जरदारी साहब की, जो नवाज शरीफ, इस टीम के साथ मुल्क का भला, बेहतरी, अवाम की भलाई, खुशहाली इस मुल्क के आएगी इस टीम के साथ, जिसका एक बड़ा सीनियर मिनिस्टर, करीबी बंदा, जिसको नेब ने गिरफ्तार कर लिया, अलीम खान, 2 बड़े इंपॉर्टेंट बंदे परवेज खटक के ऊपर, कैसे आपके साथ? मीर साहब देखिए, एक टेक्निकल बंदा होना, एक टेक्नोक्रेट होना और एक पॉलिटिकल बंदा होना, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग। एक जरूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन हो वो बहुत अच्छा टेक्निकल, उसको ग्राउंड पे भी वो बहुत बेहतरीन हो। इकोनॉमिस्ट होते हैं। मुल्क की इकोनॉमी चलाने के लिए, आपको याद हो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि पाकिस्तानी बेहतरीन इकोनॉमिस्ट है, मुल्क से बाहर बैठे दूसरे मुल्कों की इकोनॉमी को चला रहे हैं। अगर आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी को अपनी चलाना है, अपने लोगों को डबल तनख्वाह देकर, ट्रिपल तनख्वाह देकर उनको मुल्क के अंदर वापस लाए और उन लोगों से काम ले। वो अपने मुल्क के साथ प्यार करते हैं, अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं और अपने मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह यहाँ पे जिस तरीके से भी पिछले जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने ब्यूरोक्रेट के खिलाफ जो फैसले दिए, उससे हैरेसमेंट की सजा कहा गया। आपने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी ना इकोनॉमी की, एक बंदे को आपने उसके ऊपर ऐसे लेबल लगाए कि सारे 4 लोग आपके रिजाइन करके मुल्क से चले गए। तो इस तरह तो नहीं होता ना। आपको स्टैंड लेना चाहिए। आपको अपने इकोनॉमिस्ट, देखिए जो मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान की शहरियत रखता है ना, या पाकिस्तानी जो कहता है मैं पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो बाहर में डबल नेशनैलिटी का मालिक है, ये जो कुछ भी है, अगर उसको अपने मुल्क से प्यार है, आप उसको अंदर वापस लेके आए। आप पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बना हुआ, पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर शख्स पाकिस्तानी है। आप लोगों को जलील मत करें। आप लोगों को खुद, इस्लाम बहुत प्यार और मोहब्बत का दर्ज देने वाला मजहब है। इस्लाम हर तबका, हर फिक्र की जो है ना, ये कहता है कि जी हर तबके की, हर फिक्र की आप एहतराम करो, हर मजहब का एहतराम करो, हर मजहबी जो उनकी इबादत गाह है उनका एहतराम करो। ये नबी ने हमारे कहा हुआ है। आप टेलीफोन लाइन पे रहे मैडम, आप टेलीफोन लाइन पे रहे। आशा वारसी कैसे मैं जवाब ले लूं। मैडम आप मुझे क्या कहेंगी? एक को 6 महीने हुए, आपको 11 साल है। आप कंपेयर कर सकती हैं उनसे कि 6 महीने का आप उनसे एहतसाब करें, आप उनकी पॉपुलैरिटी को चेक करें, आप उनकी साख को चेक करें कि आज वो नाकाम गए? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर बात यहाँ 6 महीने या 11 साल की नहीं है। बात यहाँ एक्सपेक्टेशन की है। बात यहाँ पे वो उन वादों की है, उन ख्वाबों की है जो पाकिस्तान की आवाम को, जो एक मजबूर आवाम थी, जो ऑलरेडी बकौल खान साहब के और खान साहब की हुकूमत के, कि जो एक बदतरीन सियासी करियर गुजरा, सियासी दौर गुजरा, जो दूसरी 2 जो पार्टियां हैं उनका, एक पीपल्स पार्टी का और एक PMLN का, तो खान साहब की टीम ने तो बहुत वादे वईद किए थे ना। खान साहब ने तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाया हुआ था कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। इन 6 महीनों में गरीब आवाम कहाँ खड़ी हुई है? बिजली के बिल, गैस के बिल, इन्फ्लेशन रेट आप देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए, डॉलर करेंसी को आप देख लीजिए कि आपने तबाह मुल्क दिया जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने, इमरान खान के हाथ में जो मुल्क आया। इस बात को कब तक रोते रहेंगे कि हमें मुल्क खराब कंडीशन में मिला था? ठीक है, मान लिया मुल्क खराब कंडीशन में मिला था, मगर अब तो हुकूमत इनके हाथ में है ना। इन 6 महीनों में जितने कर्जे लिए हैं, एटलीस्ट 6 महीने, अभी तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि 2 महीने भी हमारे पास मुल्क चलाने के पैसे नहीं है। जितने 6 महीनों में कर्जे लिए गए, क्या उन कर्जों में भी मुल्क की हालात? ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया है। मैडम आप जो है टेलीफोन लाइन पर हैं, नाहिद खान साहिबा, मैं ब्रेक के बाद आता हूं और आपसे सवाल करता हूं कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट को वफाक ने पैसे देने हैं, वो पैसे नहीं दे रहा, 18th अमेंडमेंट की रेस्पेक्ट नहीं की जा रही,
और दूसरी बात है खुद मुख्तियारी वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। यही खान साहब उनके वज़रा, इनके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ हुआ? क्योंकि आपने बीबी के साथ जद्दोजहद की है जमहूरियत के हक के लिए, रिस्टोरेशन ऑफ जमहूरियत के लिए। मैं ब्रेक के बाद आता हूं, डायरेक्ट आपकी तरफ आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम, अगर सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। 18th अमेंडमेंट सब पार्टियों ने सपोर्ट किया, सब कुछ किया। तहरीक इंसाफ को, उनकी कयादत को कहते हैं कि इसमें कुछ हम तब्दीली लाएंगे, कुछ चीजों में हम इसको रोल बैक करेंगे। क्या ये करना चाहिए एक जमहूरी हुकूमत को? आप इसके ऊपर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझी। क्या आपने सवाल किया? 18th अमेंडमेंट के हवाले से। जी, 18th अमेंडमेंट, जी जी। जो सूबाई, माली, सियासी खुद मुख्तियारी सूबों को मिली है, ये तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर कुछ जो है ना एतराजात हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझती हूँ 18th अमेंडमेंट में जो कुछ हुआ है सूबों को, इस वक्त तो आप ये मैं जो समझ सकती हूँ कि भाई सूबा सिंध को, आपने जो पहले मुझसे बात की कि सूबा सिंध को उसका हक नहीं दिया जा रहा, तो आप देखिए ना पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल देखे ना। जो रेवेन्यूज जनरेट होते थे वो रेवेन्यूज भी उतने ज्यादा जनरेट नहीं होते। टैक्सेस नहीं मिले तो जितने पैसे उनके हिस्से में आते थे उतने मिले, और जो पैसा अब तक बिलियंस में दिया गया है वो सिंध वाले पहले उनका तो जवाब दें। देखिए 18th अमेंडमेंट का मतलब था अगर सूबों को आपने ट्रांसफर किए हैं सारे इख्तियारात, तो सूबों का हक था ना नीचे तक सारी चीजों को लेके जाते, नीचे डेवलपमेंट होती। पैसा तो डेवलपमेंट का मिला ना पहले। तो मुझे ये बताएं कि कौन से शहर में सिंध के पैसा लगा है, कहाँ गया सारा पैसा? क्या कोई स्कूल बने हैं, क्या कोई हॉस्पिटल्स बने हैं, क्या कोई सड़कें बनी हैं, क्या कोई बेहतरी के काम सिंध वालों के लिए हुए हैं? मुझे बताएं ना आप। वो पैसा जो इतना ज्यादा दिया गया वफाक ने जो दिया है 18th अमेंडमेंट के थ्रू जो ट्रांसफर हुए हैं सूबों को इख्तियारात, उसमें सूबे ने क्या डिलीवर किया है, ये भी तो मुझे जरा बताएं ना आप। क्या आपको लग रहा है कि अगर इन्होंने डिलीवर नहीं किया तो इनको वोट कैसे पड़ा, मैंडेट कैसे मिला? देखिए जी, मैंडेट तो खैर अब मैं क्या डिस्कस करूं आपके साथ, मैंडेट कैसे मिला? यानी मैंडेट तो चलो मैंडेट मिल गया, लेकिन आपने मैंडेट का एहतराम कितना किया है? मैंडेट अगर लोगों ने दिया भी है तो एहतराम कितना किया है? बीबी के नाम को कब तक ये सब इस तरह एक्सप्लॉइट करेंगे? बीबी के नाम को कब तक इस तरह करेंगे? वो शहीद हो गई, उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, उसने पाकिस्तान के अवाम के लिए अपने आप को जो है ना अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर अपनी जान दे दी। अब इससे ज्यादा और क्या एक्सप्लॉइट करेंगे उसकी चीजों को? अब तो खुदा के वास्ते सिंध के हकूक की बात करते हैं तो सिंधियों को भी तो कुछ देना। बात यह है कि सिंध का पैसा सिंध को मिलता है, सिंध के ऊपर नहीं लग रहा, कहाँ जा रहा है पैसा? मैं तो किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही कि कौन खा रहा है या कौन करप्शन। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो सिंधियों को सिंध का पैसा है, जो सिंध के सूबे के लिए डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाता है, मुझे बताएं आज सिंध के अंदर क्या हो रहा है? लिटरेसी रेट क्या है सिंध का? आप हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है? आपके सोशल सेक्टर किधर जा रहा है? आप देखें लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, गलियां सड़कें गटर उबल रहे हैं, कोई सीवरेज का निजाम नहीं है, आपका पीने का साफ पानी नहीं है लोगों के पास। आप कौन सी सिंध की बात कर रहे हैं? मुझे तो ये बता दें कि वो पैसा कहां जा रहा है जो वफाक दे रहा है सूबे को। ठीक है मैडम, आपकी तरफ इतने पैसे मिल रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, पावर्स हमसे छीने जा रहे हैं, हमें रोका जा रहा है, मुदाखलत है, वफाक की मुदाखलत है, कभी हमें धमकियां देते, कभी गवर्नमेंट गिरा देंगे, कभी आपका मैंडेट, आपके मैंडेट के हवाले से बात करते हैं। मैडम करीं, जो पैसा मिलता है वो नजर नहीं आता कहां खर्च हुआ। देखिए काम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि काम नहीं हुआ है। काम एक सर्टेन लेवल के ऊपर हुआ है, जितनी ज़्यादा हो सकता था उतना काम हुआ है। आप हॉस्पिटल, सेहत के इदारों को देख लीजिए, वहाँ पे भी काम हुआ है, एजुकेशन में भी काम हुआ है, फलाही और असलाही दोनों तरह से काम हुए हैं। तरक्याती कामों के अंदर भी जो है ना उसमें देखा जाए तो सिंध के अंदर काम हुए हैं। अब जहाँ तक रही 18 अमेंडमेंट की बात कि उसको अब ये रोल बैक करने की बात की जा रही है, तो सिर्फ एक यही हथियार रह गया है कि जिसके ऊपर फड्डा डाला जा सकता है और जहां से इख्तियारात सूबों के वापस लिए जा। क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं इसके ऊपर? बिल्कुल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखिए इनको पीटीआई की हुकूमत जो है वो अपनी खुद मुख्तारी चाहती है, अपनी मनमर्जी की सियासत चाहती है, अपनी मनमर्जी की हुकूमत चाहती है। वो अवाम की फलाह के लिए और इस्लाह के लिए और तरक्की के लिए किसी किस्म की कोई काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपनी मर्जी का एहतसाब चाहती हैं। अगर देखें बात एहतसाब की जाए ना, तो फिर वोट से नाकाम किया जाए, वोट से हराया जाए।
वोट से नहीं हरा रहे, जेलों में डालना सियासी लीडरान को या पार्टीज को या अपोजिशन लीडर्स को, इस तरीके से जो है ना हुकूमतें नहीं चलती हैं जिस तरीके से खान साहब की हुकूमत जो है ना लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, आप अगर जरदारी साहब को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को सियासत से आउट करना है, सियासत से खत्म करना है तो वोट से करें, केसेस से, जेल से तो आप किसी को खत्म नहीं कर सकते। नाहिद खान साहिबा जी बिल्कुल, लोग देखिए खत्म करने की बात नहीं है। देखिए हमारे मुल्क में बीबी बात कर रही थी, मैं इनके व्यूज की रिस्पेक्ट करती हूँ, जिस भी सियासी पार्टी से किसी का भी कोई ताल्लुक हो या व्यूज सबके हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा सिंध को बेइंतहा पैसा मिला है। तमाम आप रिकॉर्ड देख लें, तमाम सिंध को कोई सिंध एक इंडिपेंडेंट सूबा है। इंडिपेंडेंट से मुराद ये कि उनकी अपनी हुकूमत है, लोगों ने मैंडेट देके उनको हुकूमत में अगर बिठाया है, वो खुद अपनी हुकूमत को रन कर रहे हैं। कोई वफाक उनको उनकी हुकूमत को पकड़ के स्ट्रेंगुलेट नहीं कर रहा, वो अपनी हुकूमत को खुद रन कर रहे हैं। वो लोगों को खुद जवाब दें, जब वो खुद लोगों को जवाब नहीं देते तो वो सारा इल्जाम वफाक पे डाल देते हैं। बात यह है कि जब आप खुद नहीं डिलीवर लोगों को कर सकते तो आप वफाक के ऊपर क्यों इल्जाम डालते हैं? मुदाखलत हो रही है मैडम, मुदाखलत हो रही है। वफाक आपको दे रहा है, लेकिन आप पैसों के साथ जो कुछ करें। मैं किसी को जेल में डालने या किसी को निकालने के वो उसमें नहीं हूं। मैं ये कहती हूं कि जो भी चोर है, जिसने भी पाकिस्तान का पैसा लूटा है, ए हो, बी हो, सी हो, मैं किसी एक का नाम भी नहीं लेती, जो भी छोटे से लेकर बड़ा तक, जो भी पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट, जो जज, जो भी शख्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसने भी मुल्क का पैसा लूटा है, उसके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए, उसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वो पॉलिटिकल हीरो ना बने कि लोग वो जेलों में जाए तो फिर लोग उनके ऊपर फूल फेंके। जिसने भी करप्शन की है उसको जो भी उसकी सजा बनती है इस मुल्क के अंदर, जब तक आप सजा और जजा नहीं करेंगे, ऑनेस्ट और जो चोर है उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करेंगे, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। और मैं आपको फिर कह रही हूँ मीर साहब, आप लोग मीडिया पे बैठे हुए हो, ये मुल्क मेक और ब्रेक की सिचुएशन पे है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। रीजन में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी की अहमियत बढ़ती जा रही है, सारे दुश्मन आपके बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को, पाकिस्तान के तमाम लोगों को अपनी सोच को पाकिस्तानी की सोच बनाना होगा और पाकिस्तानी सोच को लेकर आगे चलना होगा। इसमें ही हम सब की बका है। ईमानदारन बताएं, क्राइसिस को कौन से लीडर निकालता है? वजीर आजम लीडर। आपको पता है भुट्टो साहब के दौर में क्राइसिस था, कौम को निकाला क्राइसिस से, कौम को खड़ा किया। इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी। क्या इमरान खान में ऐसी अहलियत देखती हैं जो कौम को क्राइसिस से निकाले, जो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो असेंबली में आना बर्दाश्त नहीं है उनको, क्या वो कौम को क्राइसिस से निकालेंगे? देखिए मीर साहब, क्राइसिस से तो जो लीडर निकाल सकती थी ना, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा थी। और मैं ये कहती हूँ कि जितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान की सियासत को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के जाने से हुआ है, पीपल्स पार्टी को तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन जो मुल्क को नेशनली और इंटरनेशनली जो नुकसान हुआ है कि आज आपको कोई लीडर नहीं मिलता जो पाकिस्तान को सही आपको नेशनल लेवल पे आपका क्राइसिस को संभाल सके। और लेकिन ये कौमें जब इकट्ठी हो जाती है ना, जब कौम बनती है और अपने मुल्क के लिए हर शख्स सोचता है, तो फिर क्राइसिस कोई एक बंदा नहीं निकाल सकता किसी से, वो कौम होती है जो निकालती है अपने आप को। मुझे ईमानदार बताएं, आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है, क्या एहसाब के अमल को कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट ने बनाया है? तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, खान साहब ने खुद जाके तकरीना करना, जेल में डालना, धमकियां देना, डराना, खौफजदा करना, क्या एहसाब का अमल इस तरह होता है? इदारे करते हैं। देखिए जी, एहतसाब का अमल तो फेयर एंड फ्री और क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इट शुड बी क्रॉस द बोर्ड। और हर शख्स को, मैं जैसे पहले कह रही हूँ, उसमें किसी की कोई लिहाज नहीं है कि कोई एमएनए है या एमपी है या ब्यूरोक्रेट है या जज है या कोई फौजी है। किसी को भी एहतसाब के अंदर किसी ने भी पैसा चोरी किया छोड़ना किसी को भी नहीं चाहिए। बात खत्म। ठीक है, बड़ी मेहरबानी नाहिद खान साहिबा, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे थी, आपकी बड़ी मेहरबानी। एहसाब का अमल करें कि सबका होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कंट्रोवर्शियल किसने बनाया है? कंट्रोवर्शियल तो कौन तर्जुमान बने हुए इदारों के? इस वक्त तो हर कोई तर्जुमान बना हुआ है इदारों का।
पहले ये कहते थे कि जी इदारे खुद मुख्तार हैं, उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हुई तो वो कहते हैं कि जी ये खुला तजाद है, यहाँ तो एहतसाब हो ही नहीं रहा है, नैब जो है पाबंद है, बिक रही है। इस तरीके के जो जिसे कहें कि बयानात दे रहे हैं, तो ये तो खुद हुकूमती अरकान दे रहे हैं, हुकूमती वफ्त ये तो इस किस्म का दे रहे हैं। तो अगर अपनी मर्जी का एहतसाब होगा तो लेकिन ये है। भी हकीकत है कि आप हुकूमत को चलने नहीं देते। नहीं, चलने कौन नहीं इतने बड़े एक्सपीरियंस हैं आप लोग, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, आपने परेशान किया है गवर्नमेंट को, तो फिर कानून साजी करने नहीं देते, चलने आए तो सही ना। उन्होंने आपकी बात भी मानी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया, आपकी पसंद का बंदा शहबाज शरीफ। नहीं, पब्लिक जो है ना अकाउंट इसका चेयरमैन बनाने के बाद पहले बना दिया गया, अब कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। हर चीज के अंदर तो यू टर्न लिया जाता है। अब गिराने की, हटाने की बात की जा रही है, तो ऐसे कब तक चलेगा? बड़ी मेहरबानी, फैसलों के ऊपर ये पाबंद नहीं। बड़ी मेहरबानी कि गवर्नमेंट को चलने अपोजिशन नहीं दे रहे। वली अहद साहब आ रहे हैं, बड़ी तवक्कुआत, और मुल्क के अंदर सरमायाकारी आएगी, बेहतरी आएगी। वेलकम करते हैं कि वो आए। पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन मुफाद अवाम का होना चाहिए, मफाद इस धरती का होना चाहिए, मफाद इस मुल्क का होना चाहिए, क्योंकि मुफाद जाती नहीं होना चाहिए, पार्टी का मुफाद नहीं होना चाहिए। पूरे मुल्क की अवाम, पूरे मुल्क के वजीर आजम है, पूरे मुल्क के लिए, चारों सूबों के लिए उनकी पॉलिसी एक जैसी होनी चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।